नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज दो पेपर थे। एक तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था और दूसरा मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था। दोनों एक ही दिन हुआ, जिसमें से आज हम लोग जो यहाँ बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का ही सिलेबस है, लेकिन आज तक यूजीसी नेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा है, लेकिन वहाँ ऐसा पेपर नहीं बना है जैसा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर बना दिया गया। जितना पाठ्यक्रम में है आप लोगों ने भी देखा, पाठ्यक्रम में जो विधाएँ लगी हैं उन विधाओं पर तो प्रश्न है, भाषा पर इन्होंने कोई प्रश्न नहीं दिया, काव्यशास्त्र पर कुछ प्रश्न दिया है, बाकी सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्होंने अगर दिया है तो वह कथन का दिया है। और मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप देखिएगा, पूरे यूट्यूब पर सर्च करिएगा, कहीं पर भी कोई इस पेपर का ऑथेंटिक पूरा उत्तर नहीं देगा, क्योंकि इस तरीके का ये पेपर था। सिर्फ कॉम्पिटिशन एकेडमी ही एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर आपको इसके सारे ऑथेंटिक उत्तर आपको मिलेंगे, जितना मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा। और इस बार इन्होंने जो साहित्य के इतिहास से पूछा है, आपने देखा होगा बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछा, शुक्ल जी के इतिहास को दरकिनार कर दिया गया। दूसरी चीज़, आधुनिक जो आलोचक हैं, आधुनिक आलोचकों को पूछा गया, उनके कथन पूछे गए, और जो रचनाएं लगातार पूछी जा रही हैं, प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ दरकिनार कर दिया गया। तो पहली बार ऐसा पेपर बना है। अगर आपने पेपर दिया है तो ज़रूर इसको मिलाइए। और इसमें से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके उत्तर में डाउट है, उसका रिवीजन वीडियो भी कल परसों तक डाला जाएगा। फ़िलहाल अभी तक जो कंफर्म है उन्हें आप देखते चलें और मिलाते चलें। यहाँ हाथी रहते थे 2012 ईस्वी का कहानी संग्रह किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका गीतांजलि श्री का है। एक का डी हो जाएगा गीतांजलि श्री। शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? वैसे 1977 है, लेकिन कुछ आलोचक 1971 मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1977 ही माना जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर निर्मला जैन की आत्मकथा जमाने में हम का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका बी 2015। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस कल्प वृक्ष की उत्सवलीला नामक जीवनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद गुप्त हैं, शिव प्रसाद गुप्त। संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग होती है, इसका निर्णय करना कठिन है। यह विचार किस साहित्यकार का है? उत्तर हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी का है, बनारसी दास चतुर्वेदी का। डॉक्टर माधव प्रसाद पांडे द्वारा रचित स्वर्णनीरा नामक पुस्तक किस विधा की है? तो स्वर्णनीरा इनका गद्य गीत है, स्वर्णनीरा इनका गद्य गीत है। मैं आश्वस्त हूँ कि 6वें 7वें दशक, यहाँ पर जो यह कथन दिया गया है, यह कथन अब आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है, आप यूजीसी नेट का ही पाठ्यक्रम हरियाणा में है, लेकिन आप खुद देखें इस चीज़ को कि इनमें से क्या कोई रचनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाया गया है। अजर अजर यज्ञ दे दिया गया, मैं पढ़ा जा चुका हूँ, पत्र दे दिया, हमको लिखो है कहाँ, राकेश और परिवेश पत्रों में। तो इन किसी में से आप देख रहे हैं यह रचनाएं जब पढ़ी ही नहीं गई, पाठ्यक्रम में ही नहीं है, तो ये क्लियर नहीं है। तो जो क्लियर नहीं है उनको पूर्णतः मैं छोड़कर चल रहा हूँ। कल या परसों इसका रिवाइज वीडियो फिर डाला जाएगा। आप अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक कमी इस पेपर में और है, टाइपिंग की।
बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक है। अगर आपने पेपर दिया होगा तो भारत दुर्दशा नाटक का नाम ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर विकल्पों को आप ना पढ़ें तो मुझे नहीं लगता है कि आप कह पाएंगे भारत दुर्दशा का ही दिया गया है। अभी आगे प्रश्न देखिएगा। विवेकी राय ने 1958 से 71 तक इस पत्र में के साप्ताहिक संस्करण में मनबोध मास्टर की डायरी लिखते थे, तो उत्तर हो जाएगा बी, आज पत्रिका। गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र, इसके संपादक हैं कुमुद शर्मा। ये जो साक्षात्कार पुस्तक है इसमें विद्यानिवास मिश्र के कुल कितने साक्षात्कार संकलित हैं, तो 13 साक्षात्कार संकलित हैं। अब आप बताइए कि क्या पाठ्यक्रम में ये किताब लगी हुई है? बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि प्रश्न दिया गया। हाँ, ये पूछा जाना ठीक था कि गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र रचना किसकी है, यहाँ तक होता तो आधुनिक साहित्य के इतिहास में गणना कर ली जाती। लेकिन उस पुस्तक के बारे में पूछना, उसके अंदर के विषय वस्तु पूछना, कथन पूछना, ये मेरे ख्याल से आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीरदास द्वारा रचित बीजक की सबसे पुरानी प्रति किस मठ से प्राप्त है, तो धनौती मठ। ये बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में दिया गया है, धनौती मठ है। अगर आपके पास किताब है तो जरूर आप देख सकते हैं, धनौती मठ है। मधुर भाव भाषा विचित्र अति ललित गीत गावे चितचेरी, श्री वृंदावन धाम तिन पूरब सुलभ समीर गति धोरी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो यह भी बच्चन सिंह की जो किताब है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आचार्य शुक्ल की किताब उठाना शुरू कर देते हैं कि शुक्ल की किताब पढ़ लें, वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन शुक्ल जी के किताब में नहीं है, बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में है, स्वामी हरिदास की पंक्ति। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय को रीति काव्य कहा है, तो 7वें अध्याय को कहा है। बच्चन सिंह के अनुसार किस रीतकालीन कवि ने 2 प्रमुख ऋतुओं वसंत और पावस का ही चित्रण अपने काव्य में किया है, तो द्विजदेव। आप खुद देख रहे हैं कि बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से कितने प्रश्न बनाए जा रहे हैं। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी और निषाद कुमार का स्वच्छ प्रेम वर्णन है। इस तरह यह जाति प्रथा को तोड़ने का एक रचनात्मक प्रयास सिद्ध होता है। यह भी कथन आप देखेंगे तो बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में श्यामा स्वप्न के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि महाकुंभ में देखा मैंने मानव कानन, मानचित्र था भारत का रेखा चित्र आनन, आने दो यदि महाकुंभ में जन आता है, कुछ तो अपने मन का परिवर्तन पाता है। ये काव्य पंक्ति किसकी है, तो त्रिलोचन की है। ये काव्य पंक्ति किसकी है, त्रिलोचन की है। उनके निबंधों के मूल करुणा है, मानुष भाव है, मन का वैपुल है, अनासक्ति। ये जो दिया गया है वो बच्चन सिंह का विद्यानिवास मिश्र का है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म नहीं है, इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं, कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म, ध्यान रखिएगा, नॉट कंफर्म। कल इसका रिवाइज वीडियो जरूर आपको मिलेगा। मार्क्सवादी विचारधारा से बहुप्रयुक्त पेटी बुर्जुआ शब्द मूलतः किस भाषा से संबंधित है, तो फ्रेंच भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित निम्नलिखित विचारों पर विचार करते हुए गलत विकल्प कौन सा चुनिए। तो मैंने अभी शायद कल या परसों की सीरीज में दिया था, किसी को परसों के साथ सीरीज में था कि गांधीवाद को किशोरीलाल मसरूवाला ने जो 3 भागों में विभक्त किया, 3 भाग मैंने दिया था, उसमें 2 भाग मैंने दे दिया था, तीसरा कौन सा है ये पूछा गया था, याद होगा आपको। तो यही बी आपका गलत होगा, 4 भाग जो दिया गया है। उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध, चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वही लोग पाते हैं जो कहीं ना कहीं यातना भोगी हो गए हैं। यह विचार किस उपन्यास का है, किस उपन्यास की भूमिका में कहा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका बंटी उपन्यास की भूमिका में कहा गया है। अगर आपके पास किताब है तो आपका बंटी पढ़ लीजिए, वहाँ पर यातना भोगी शब्द केवल नहीं दिया है, बाकी सारी चीज़ें यही दी गई हैं, समस्याग्रस्त दिया गया है बस।
आपका बंटी उपन्यास में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 16 अध्याय हैं। यदि सूरसागर को हम रस सागर कहें तो बेखटके कह सकते हैं। यह अभिमत किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित एक रचना है साहित्य की, जिसमें अन्य कवियों पर जो लेख हैं वो उसमें छापे गए हैं, और उसी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सूरदास पर आधारित ये लेख है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मनुष्य की पूर्ण अभिव्यक्ति दो वृत्तियों से मेल हो खाती है। वो कौन सी है? तो प्रेम और भक्ति। प्रश्न संख्या 24 है। सूरदास के पद व्याध नाद नहीं जाने हरणी कर सात की नारी। कर सात की नारी यानी शिकारिन की बात हो रही है। कर सात, यहाँ कर सात की नारी, कर सात मतलब एक करछाना होता है, कर छाना जिसको आप बोलते हैं, करछाना, करछाना होता है कड़वा स्वाद, तो वहाँ यहाँ कड़वा स्वाद नहीं है। व्याधनाद, व्याधनाद कही जाने हरिणी और कर सात की नारी, तो यहाँ पर शिकारिन से होगा। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का उद्घोषक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, कसौटी है। अब देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर मिसप्रिंट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। उत्तर हो जाएगा दूसरा अंक देवसेना का है। दूसरे अंक में देवसेना का कथन है। प्रश्न संख्या 26 देखें। उबारोगे उबारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रहा था दूंगा मैं अवतार। स्कंदगुप्त नाटक में इस गीत के संबंध में दृश्य और अंक का सही सुमेल जोड़ा कौन सा होगा? तो पहले अंक स्कंदगुप्त नाटक की बात हो रही है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये भी आपको ध्यान देना है लगातार कि किस नाटक में कहा गया है, किस नाटक में कहा गया है। तो स्कंदगुप्त नाटक में कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और स्कंदगुप्त नाटक के पहले अंक के और छठे दृश्य में कहा गया है। पहला अंक, छठा दृश्य, इसी अब यहाँ पर 10 दृश्य भी आपको मिलाना है। उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रहा था लूंगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार। अगला प्रश्न है। सच है आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की जननी है, परंतु मनुष्य भी कोई वस्तु है। यह कथन इनमें से किस नाटक से उद्धत है, किस नाटक से लिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक। अगला प्रश्न है। भरद्वाजाश्रम, अब देखिए भरद्वाजाश्रम ने भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में भारद्वाज, अब देखा भारद्वाज की चढ़ाई से निपटने का उपाय सोचने हेतु कितने सदस्यों की समिति बनाएगी। अब जो अभ्यर्थी नहीं पढ़ा होगा वो कहेगा भारद्वाज की चढ़ाई, ये कौन सी चढ़ाई है भाई, ये कौन सा नाटक है? और वास्तव में ये है कौन सा नाटक? तो भारत दुर्दशा नाटक है। इसे सोचने में, इस प्रश्न को समझने में ही बहुत ज़्यादा समय लग गया। जब दूसरा प्रश्न मैंने देखा तब जाकर समझ में आया कि हाँ, ये तो भारत दुर्दशा नाटक की बात की जा रही है। तो ये भारत दुर्दशा नाटक की बात हो रही है। उत्तर हो जाएगा 7 सदस्य। अब यहाँ से समझ में आएगा जब दूसरा प्रश्न देखा जाएगा कि लपट जाए द हिंद खाक में हम कायरों को क्या, अमीर जर्फ रंज उठाना नहीं अच्छा। भारत दुर्दशा नाटक की इस पंक्ति के संबंध में संगत विकल्प कौन सा होगा? तो ये चौथा अंक में है, ये चौथा अंक में है, चौथा अंक। और चौथा अंक भी अगर आपको पता है और आपने नहीं देखा, नहीं समझा, तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है हास्य, जबकि होगा आलस्य, आलस्य, हास्य नहीं, आलस्य, आलस्य। बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरिट बहुत ही कम जाएगी। 100 में 50 कर लिए हों लोग तो बहुत बड़ी बात है, जो नए अभ्यर्थी रहे हों।
जिन लोगों ने बहुत समझ समझ कर किया होगा, मुझे लगता है वही 50 क्रॉस कर पाएंगे। इस तरीके का इतना मिसप्रिंट था कि लोग वैसे ही ऊब गए, एकदम परेशान हो गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के छठे अंक में भारत भाग्य जागो जागो रे भाई सोवत नलस बैस गंवाई। अब बताइए, पद देखिए किस तरीके से लिखे हुए हैं, लोग कितना करेक्ट करेंगे, कितना करेक्शन करेंगे। राग चैती गौरी है। भारत दुर्दशा में ये कौन सा है? तो राग चैती और गौरी है। राग चैती गौरी, ध्यान रखिएगा। मानस कांस उपन्यास के अनुसार रामलीला कराने से पूर्व तुलसीदास ने काशी में कौन सी लीला नहीं करवाई थी? अब यहां पर मुझे लगता है कौन सी लीला करवाई थी, क्योंकि नहीं करवाई का कोई जिक्र ही नहीं है। प्रयास नहीं किया गया, अगर ई लगा देंगे तो भी गलत है, क्योंकि जो कराई गई थी वो नागन थैया और नरसिंह लीला हुई थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नागन थैया होगा। कौन सी कराई थी, उससे पूर्व किसकी बात की गई थी, वही पूछा जा रहा है। क्योंकि इस तरीके से मिसप्रिंट पेपर, मैं 15-16 साल से लगातार इस फील्ड में हूँ, पहली बार ऐसा पेपर देख रहा हूँ, इतना मिसप्रिंट, इतनी गलतियां। तो डी हो जाएगा नागन थैया। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास का समापन किस तिथि को किया था? उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1972। नित्य जीवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुणा कामना मूर्त स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ के सृष्टि, यह कामायनी के किस सर्ग की पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ईड़ा, संघर्ष, दर्शन और आनंद। बाकी किसी का क्रम सही नहीं है, भले ही एक छोड़ कर दिया गया है, लेकिन ये अगर ऊपर से देखें तो नीचे की ओर आएंगे, सही क्रम लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद में मनु और सिद्धार्थ की जो व्याख्या दिखाई गई, प्रणय मूलक दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म और माया संबंधित सिद्धांत के सांकेतिक अभिव्यक्ति निराला की किस कविता से प्राप्त होती है? तो जितने भी इनके आध्यात्मिक गीत हैं, अगर आप केवल राम की शक्ति पूजा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक गीत हैं उन सभी आध्यात्मिक गीतों में आपको, निराला के आध्यात्मिक गीतों में आपको देखने को मिलेगा जहाँ ब्रह्म और माया संबंधित सिद्धांत की श्रेष्ठ सांकेतिक अभिव्यक्ति की गई है। जैसे कीट्स ने नाइटिंगेल और शैली के स्काई लार्क पक्षियों को अमर कर दिया, वैसे ही जूही बेला या नरगिस का नाम लेते निराला का स्मरण हो आता है। ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। रामविलास शर्मा ने कहा है। अब इसके बाद में भाई देखिए, जिन लोगों ने जिसने भी पेपर भेजा है वो जैसा पेपर भेजा है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर करा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी आपको। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, कवि सुमित्रानंदन पंत की यह स्वीकृति उनके किस पुस्तक में लिखित है? किस पुस्तक में लिखित है? उत्तर हो जाएगा पल्लव में है। ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, कला ना भाव विवेचन, जन है जग है, शिक्षा काम इच्छा जीवन साधना, ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के ग्राम्या में संकलित ग्राम दृष्टि कविता की है। ग्राम दृष्टि कविता की है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में जो ये कहा गया, भाजस जो रत्नान महस्ध्यच, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है कि जहाँ रत्न और औषधियाँ चमकती हैं, जहाँ रत्न और औषधियाँ चमकती हैं, रत्न और औषधियाँ जहाँ चमकती हैं। प्रश्न संख्या 41 यहाँ दिया गया कि कभी अपरिचित आकृतियाँ
बहुत परिचित जान पड़ती हैं, कभी परिचित आकृतियाँ भी अपरिचित परिचित नहीं लगती। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह पात्र किस कथन का है, यह किस पात्र का यह कथन है, तो यह विलोम कहता है, विलोम का है। जिसने भी पेपर भेजा है वो कालिदास लगाए हैं, गलत हैं, विलोम का है। अगर नाटक है आपके पास, पुस्तक है, तो जरूर देख लें। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माटी गूंथी जाती है। तो ये जो कथन दिया गया है तो खैर बहुचर्चित कथन है। यह उत्तर हो जाएगा तीसरे अंक के छठे दृश्य में है, चंद्रगुप्त नाटक में दिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक का जो तीसरा अंक है, चंद्रगुप्त नाटक का अंक 3, अंक 3 में जो छठा दृश्य है, उस छठे दृश्य में यह कहा गया है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। चाणक्य कहते हैं कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। यहाँ लिखा जब तक माटी गूंथी जाती है। आप खुद देखिए कितनी गलतियां हैं, कितनी गलतियां हैं, किस तरीके से सुधार किया जाए इसे पेपर में। अगला प्रश्न देखिए। खैर अब जो दिया गया है उसी आधार पे आपको बताते चल रहे हैं क्या किया जा सकता है। धर्माधर्म दंभी श्रृंग से अब बताइए, यहाँ पर जो दिया गया है चंद्रगुप्त नाटक में यहाँ पर आप देखिए, ये जो चौथे अंक का, चंद्रगुप्त नाटक में जो चौथा अंक है, चौथा अंक का जो छठा दृश्य दिया गया है, ये छठा दृश्य मुझे लग रहा है कि सभी लोगों को याद होगा कि हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। किसको नहीं याद है? लिखा क्या है? धर्माधर्म दंभी श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। कितनी गलतियां यहाँ पर निकाला जाए, कौन ऐसा प्रश्न है जिसमें गलतियां ना हो? फिर भी अगला प्रश्न देखते हैं। 44, जिंदगी एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं। यह कथन अंजू दीदी नाटक का है। नौकरों को सदा साफ सुथरा रहना चाहिए, जैसे घर के भाग का पता देहरी से चलता है, वैसे मालिकों के अस्तर का पता नौकरों के पहनावे से लगता है। किसने कहा है? अंजलि ने कहा है। गिरिजा कुमार माथुर की जो पंक्ति कि हमने बगावत की जिंदगी कस के हमने परवाह कभी की न किसी की, यह किस उपन्यास में है? किस उपन्यास में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जिंदगी नामा उपन्यास में यह पंक्ति है, जिंदगी नामा में है। रिपुदमन और सर्वदमन ये जो पात्र हैं ये किस उपन्यास में है? तो उत्तर हो जाएगा राग दरबारी में है। उच्च बुद्धिजीवियों के पुस्तकालय ऐसे स्वर्ग हैं जहां अखंड पुण्य से ही हिंदी की प्रवेश पा सकती है। जो ये कथन दिया गया है वो महादेव वर्मा की किस पुस्तक की भूमिका का है? उत्तर हो जाएगा दीपशिखा की भूमिका में है। अगर आपके पास है पुस्तक तो जाकर देख लीजिएगा, स्पष्ट रूप में दीपशिखा में दूसरे पेज पर लिखा हुआ है। छायावाद एक प्रकार से अजन्मा कुलशील बालक है। ये भी मेरे हिसाब से महादेवी वर्मा का है, लेकिन कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं याद आ रहा है, लेकिन है महादेवी वर्मा का ही। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, 2-4 प्रश्न जहां पर एकदम कंफर्म नहीं है 100%, इसलिए उसको मैंने पहले ही बता दिया कि उसको छोड़कर चला जा रहा है। रिवीजन वीडियो भी इसका मिलेगा आपको। अपनी पुस्तक का नाम संस्कृति के 4 अध्याय रखने से पहले रामधारी सिंह दिनकर ने क्या सोचा था इसके बारे में कि क्या नाम रखा जाएगा? तो इसका नाम उन्होंने सोचा था भारतीय संस्कृति के 4 सोपान। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, जहाँ पर भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उससे पहले 2 शब्द करके इन्होंने अपने बारे में लिखा है दिनकर जी ने। उसी में ये इन्होंने उल्लेख किया है कि भारतीय संस्कृति के 4 सोपान होने चाहिए था। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा संगत है? संगत का मतलब यहाँ ये हो सकता है कि इनमें 3 सही है तो एक गलत कौन सा है? भाई गलत बताना है, गलत कौन सा है। जबकि संगत मतलब ये नहीं कि आप जल्दबाजी में देखकर पहला सही तो आप वहाँ लगा दें, दूसरा सही तो वहीं लगा के आगे ना पढ़ें विकल्प।
अभी आज सुबह भी मैंने लोगों को बताया था, जिनका फ़ोन आया था, जिन जिन लोगों का, कि जल्दबाजी ना करना, एक एक शब्द को पढ़ना है। पहले अध्याय में 3 प्रकरण है, दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण है, तीसरे में 12 है और चौथे में 17 प्रकरण है। तो इसलिए आपका डी हो जाएगा, गलत है, यही असंगत है, बाकी सब संगत है, सब सही है। इसमें 17 प्रकरण है। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रसाद और कमला के पुत्र नीलोत्पल नाम किसने दिया? अब इसमें क्या लगा दे, आप लोग खुद बताइए, क्या बताया जाए इसमें? डॉक्टर ममता ने नाम दिया है, डॉक्टर ममता। अब इसमें अगर ई लगा दिया जाए तो वो आयोग ये कहे कि नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पेपर में बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग फॉन्ट गड़बड़ हो गया था, यहाँ डॉक्टर ममता ही लिखा हुआ है। तो खैर, अब आपने पेपर दिया है, जो आप सही मान लें, डॉक्टर ममता ने कहा है, और जिस तरीके से टाइपिंग मिस्टेक है उस हिसाब से हम तो ममता ही लगाएंगे पहला ही, कि वो मल्लिका नहीं बल्कि ममता ही है, मल्लिका तो पात्र ही नहीं है। बाकी आप लोग खुद सोचिएगा और कमेंट करिएगा कैसा पेपर है, ज़रूर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आयोग भी इस चीज़ को देखे कि कितना मिस्टेक किया है और क्या पेपर वो कैंसिल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा विद्यार्थियों के हक में। मैला आंचल उपन्यास में जो ये किताब, जाति किताब खरीदने की बात हो रही है, इसमें कितने में खरीदा है ये उल्लेख नहीं मिल रहा है, इसलिए इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ अभी। मैला आंचल उपन्यास के अनुसार रोहित स्टेशन, मैला आंचल में रोहतक जो है वो यहाँ पर क्या दिया गया, रोहित स्टेशन। अब आप सोचिए कितनी गलतियाँ हैं। अब इसमें अगर ये कहा जाए कि इस हिसाब से लिखा हुआ है, आपको इसी हिसाब से अपना उत्तर देना है, आप क्या करेंगे? रोहतक जो स्टेशन है, रोहताहट है जिसका नाम, लिखा है कि ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज, रोहतक स्टेशन से 7 कोस पूर्व बूढ़ी कोसी को पार करके जाना पड़ता है मेरीगंज। तो आप बताइए, यहाँ पर उत्तर तो ठीक है, 7 कोस आप लगा देंगे, लेकिन जिस तरीके से गलतियाँ हैं, क्या किया जाए? अयासी तो रईस की शोभा है, और रईस ही क्या जो अयास ना हो, यह कथन इसमें से किस उपन्यास का है? तो यह अध्याय 22 में है, गोदान का है, अध्याय 22 जाकर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास गोदान है तो अध्याय 22 जाकर पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग परीक्षा गुरु लगा बैठेंगे, लेकिन ध्यान रखिए अध्याय 22 आप जाकर पढ़ लीजिएगा। नारी हृदय के समान है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। तो इस उद्धरण का संबंध किस उपन्यास से है? उत्तर हो जाएगा गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास में मेहता ने कहा है, ध्यान रखिएगा, मेहता ने कहा है, कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं। यह स्वीकृति किस उपन्यास की भूमिका में की गई है? उत्तर हो जाएगा झूठा सच उपन्यास। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं, देश की जनता में ही के हाथ में है। झूठा सच उपन्यास में यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्राणनाथ, डॉक्टर प्राणनाथ, डॉक्टर प्राणनाथ। उसने कहा था कहानी में, जो हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाणभट्ट की दंत वीणोपदेशाचार्य, दंत वीणोपदेशाचार्य, लिखा क्या है, धीर्मोपदेशाचार्य। क्या क्या बताया जाए? आप देख रहे हैं पेपर, आप लोग खुद देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। दंत वीणोपदेशाचार्य है, ना कि धीर्मोपदेशाचार्य। ऐसे ही अगर पेपर बनने लगे हर स्टेट का, तो पता चलेगा कि बच्चे वैसे ही एकदम बर्बाद रहेंगे। क्या करेंगे पढ़ के, क्या करना है? जब आयोग इस तरीके से गलतियां करता है, इस तरीके के लोग वहाँ बैठे हैं कि जिनको हिंदी नहीं आती है, फिर वो हिंदी की परीक्षा क्या लेंगे? कैसे प्रोफेसर बनाएंगे? या किस प्रोफेसर ने पेपर बनाया है? जरूर शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हरियाणा आयोग के पास पहुँचे कि किस प्रोफेसर ने बनाया है, कौन सी किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसे ही हिंदी पढ़ाई जाती है? ग्रेगिन कहानी के लेखक अपनी मुंह बोली बहन मालती से मिलने कितने वर्ष बाद जाते हैं?
उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। कोसी का घटवार कहानी में जो गुसाई किस महीने में मिलिट्री कुछ से नौकरी छोड़कर एनुअल लीव पर अपने घर आता है? बैसाख में आता है, बैसाख महीने में आता है। प्रश्न संख्या 62 देखें। परिंदे कहानी में नतिका, वाह बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग भी देख ही रहे हैं। लतिका का नतिका हो रहा है। वाह हरियाणा विभाग, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। डी हो जाएगा। ये भी क्लब गलत ही लिखा है, वेटनियर्स क्लब। हरिया निमाए हरिया निभाने हरिया ते भागी भरिया है। इस गीत का संबंध किससे है? तो चीफ की दावत कहानी से है। चीफ की दावत कहानी। एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापकता का वाह मिट जाता है। ये किस में है? तो आधे अधूरे में है, आधे अधूरे में है। आधे अधूरे में है। 64 के बाद में फिर 65। खैर पेपर जैसा जिन्होंने भेजा है वैसा सीधे करा दिया जा है। 65। प्रश्न संख्या 65। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती, वह भी आत्मघात है। अंधा युग नाटक में यह जो कथन दिया गया वह किसका है? उत्तर हो जाएगा विदुर ने कहा है 5वें अंक में। विदुर ने कहा है 5वें अंक में। तुम पशु हो, पशु हो, तुम पशु हो। अंधा युग नाटक में ये जो कथन है, इस कथन का सही जोड़ा कौन सा होगा? तो व्यास ने कहा है 4थे अंक में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए शुद्ध साहित्य की अवधारणा बैठे ठाले का विलास है, किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 68 देखें। अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत विकल्प चुनिए। 6ठा अंक शमशान सही है। 3रा अंक अरण्य गलत है, यही हमारा गलत होगा। अरण्य नहीं होगा, जंगल होगा। ऊंच नीच सब एक समाना मानुष ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी नाटक की यह पंक्ति भी गलत लिखी है। चलिए कोई बात नहीं, बी होगा। 5वां अंक अरण्य। 5वां अंक अरण्य। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वो उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सिंदूर की होली का है। वो भी नाम क्या लिखा है? चंद्रिका। चंद्रकला का चंद्रिका, सिंदूर की होली का है। प्रश्न संख्या 71 देखें। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया। सिंदूर की होली में किसने कहा है? मनोज शंकर ने कहा है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह कथन सिंदूर की होली नाटक में किसका है? मनोरमा का है। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। महाभोज नाटक में यह कथन किसका है? तो दादा साहब का नहीं, दा साहब का है। दा साहब का है, ना कि दादा साहब। चलिए प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। प्रश्न संख्या 74। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड का है? उत्तर हो जाएगा आपका पहला ऊषा और ईश्वर। पहला होगा ऊषा और ईश्वर। प्यार एक कला है और कला संयम का दूसरा नाम है। शेखर एक जीवनी भाग 2 के किस खंड का है? उत्तर हो जाएगा धागे, रस्सियां और गुंजर। नया समीक्षा के उन्नायक विलियम एमसन ने किस तत्व को काव्य भाषा का प्राण तत्व स्वीकार किया है? उत्तर हो जाएगा अनेकार्थता। अनेकार्थता। प्रश्न संख्या 77 देखें।
पाश्चात्य विचारक क्रोचे की जो रचना एस्थेटिक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा 1902। रामचंद्र तिवारी के अनुसार, यहाँ पर रामचंद्र तिवारी के अनुसार जो उदात्त दिया गया है, मेरे ख्याल से यहाँ पर रस सिद्धांत होगा, रस सिद्धांत होगा। जहाँ प्रश्न में थोड़ा डाउट है वो देखिए, गलत बताना बहुत बड़ा अपराध है। उससे अच्छा है कि कल या परसों रिवाइज वीडियो आपको जब मिलेगा तो उसमें जो 2-4 प्रश्न इधर ये रह जा रहे हैं उन्हें तब आप मिला लीजिएगा, लेकिन गलत ना मिलाएं, जो मिलाएं वो सही मिलाएं, ऑथेंटिक मिलाएं। तो मेरे हिसाब से रस सिद्धांत होगा, इसीलिए इस प्रश्न को एक को छोड़कर चलिए। वस्तुतः रूपवाद कलावाद का ही दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, बच्चन सिंह का है। लेकिन मिलाने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आयोग तक जरूर यह पहुँचे। कर्ण देव प्रसाद जिन्हें शक्ति कहते हैं सबको है, और विपत और अभ्यास मिलत रहे बिन काव्य न होय, यह पद किसका है? तो उत्तर हो जाएगा सुखदेव मिश्र का है, डी हो जाएगा सुखदेव मिश्र। डॉक्टर भगीरथ के, हाँ, इस प्रश्न को भी छोड़ा जा रहा है, भगीरथ मिश्र वाला, क्योंकि भगीरथ मिश्र की जो रचना है काव्य शास्त्र, इन्होंने भी लिखा है काव्य शास्त्र। भगीरथ मिश्र की रचना है काव्य शास्त्र। गणपति चंद्रगुप्त ने भी लिखा है, भगीरथ मिश्र ने भी लिखा है। लेकिन जो भगीरथ मिश्र ने लिखा है उसमें ये नाम जो त्रिशराम जो करके दिया गया है और प्रभा प्रसाद दिया गया है। इस नाम में मुझे डाउट है, टाइपिंग मिस्टेक है, हो सकता है कि कोई और नाम हो, इसलिए यह क्लियर नहीं हो पा रहा है। शायद टाइपिंग मिस्टेक के वजह से ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टाइपिंग मिस्टेक है मुझे लग रहा है कि रीतिकाल का, अगर आपको कोई मिला हो रीतिकालिका कभी त्रिशराम करके तो हमको बताइएगा। आप में से ऐसा नहीं है कि सारे लोग नए हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं जो देख रहे हैं। आप लोग 2-2, 4-4 साल से, 5-5 साल से लगे हैं। बहुत सारे लोग अध्यापन कार्य में भी लगे हुए हैं। बहुत सारी साहित्य इतिहास की रचनाएं भी आपने पढ़ा ली होगी। अगर त्रिशराम आपको कहीं मिल रहे हैं तो ज़रूर हमको बताइएगा। तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि टाइपिंग का मिस्टेक है, शायद इसीलिए नहीं मिल पाया, इसीलिए समझ से कुछ परे जा रहा है। और तुरंत हल भी कराना तो बहुत ज़्यादा मैंने जोर भी नहीं दिया, मैंने कहा चलो ठीक है बाद में कर लेंगे। अनौचित्यवाद रीते, ये जो पद दिया गया है ये किसका है? तो ये आनंदवर्धन का है। इसमें भी मिस्टेक है, लेकिन ये आनंदवर्धन का पद है, कुछ मिस्टेक है, बाकी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 83 देखें, समाज जा रहा है और काल आ रहा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ई होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि समाज जा रहा है, समय जा रहा है और काल आ रहा है। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। और अगर आगे की पंक्ति को मिला लिया जाए, आगे की पंक्ति को मिला लिया जाए कि सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा, समय जा रहा और काल आ रहा है, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है, तो एक तरीके से क्या हो गया? वक्रोक्ति हो गया। तो वक्रोक्ति भी है, विरोधाभास भी मिल रहा है, तो ई होगा मेरे ख्याल से। यहाँ तक यहाँ का उत्तर ई हो जाएगा आपका। आचार्य मम्मट ने मुख्य रूप से 3 ही काव्य दोष माने हैं: पद दोष, अर्थ दोष, रस दोष। तो जो पद दोष है उसमें वाक्यांश भी आ जाएगा, अन्वय यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पद दोष, अर्थ दोष और रस दोष है। उस पद दोष में पूरा आपका शब्द आ जाएगा। तो पद, अर्थ और रस है, अन्वय नहीं है। प्रश्न संख्या 85 आप देखें, यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। मेघ की तरह उन्हें विश्व से ज्ञान राशि को संचित कर और उसकी वर्षा कर समय साहित्योद्यान को हरा भरा कर दिया। वर्तमान साहित्य उन्हीं की आराधना का फल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में किसने कहा है? तो ये कहा गया है पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। आज के साहित्य के समाजशास्त्र के विकास की 2 धाराएं हैं।
एक धारा में साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति की खोज होती है, उसे हम मीमांसावादी धारा कह सकते हैं। दूसरे में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन है, वह अनुभववादी धारा है। यह कथन किसका है? तो यह रचना साहित्य और समाज शास्त्रीय दृष्टि, मैं लेख का नाम आपको बता दे रहा हूँ, लेख का नाम है साहित्य और समाज शास्त्रीय दृष्टि, मैनेजर पांडे की, और उसी में मैनेजर पांडे ने कहा है। मौलिकता का मूल्य निबंध किसका है? साहित्य सीकर में संकलित है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कहाँ संकलित है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब किया है? उत्तर हो जाएगा 1966 में किया है। जीना शब्द केवल जीना नहीं लिखा है, जा के नीचे आप देखेंगे रेफ लगा हुआ है, जीना। तो ये जो शब्द है ये मूलतः अरबी फारसी का शब्द है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार 11वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान जो संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग होता था वह उत्तर प्रदेश में होता था। उत्तर प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश का भी भाग है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी के कार्य का प्रसार बढ़ाए। ये 351 में है। आवारा मसीहा में संबंधित जो विकल्प दिए गए इस पर विचार करते हुए गलत कौन सा होगा? तो बी हो जाएगा, प्रवासी के संपादक रमानंद चट्टोपाध्याय, ये गलत होगा। शरद चंद्र व्यक्ति और कलाकार रचना किसकी है? इलाचंद जोशी की है, इलाचंद जोशी की है। 95 देखें, गंगा नहाई धर्म हो, ये जो दिया गया है ये पद किसका है? यहाँ थोड़ा सा डाउट है, इसमें ये थोड़ा सा डाउट है, या तो वर्ण रत्नाकर का होगा या राहुल वेल का होगा। तो एक प्रश्न ये भी छोड़ रहे हैं हम लोग। उनकी भावुकता सदा बुद्धि के प्रकाश में ही पनपती है, यह कथन है पंडित केशव प्रसाद मिश्र का, जो आचार्य शुक्ल के बारे में कहते हैं। उनके पास श्रेष्ठ निबंध के लेखन के लिए आवश्यक सभी गुण हैं, ये जो कथन कहा गया 97 में, ये भी क्लियर नहीं है। एक प्रश्न ये भी डाउट में छोड़ा जा रहा है। टोटल 7 या 8 प्रश्न हैं जो डाउट में छोड़े जा रहे हैं। एक 98 में छोड़ा जा रहा है। 99 में प्रभा खेतान का जो उपन्यास है आओ पेपे घर चलें, इसमें अमेरिका के 3 शहरों का चित्रण हुआ है। लॉस एंजल्स है, सेंट लुइस है और न्यूयॉर्क है, इसमें कैलिफोर्निया नहीं है। सचेतन कहानी विशेषांक 1964 में ये आधार पत्रिका में प्रकाशित होती थी, आधार पत्रिका। तो इस तरीके से आपने देखा पूरे 100 प्रश्न आपको कराए गए। लेकिन वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि आयोग के लोगों तक पहुँचे कि क्या इसी तरीके से विश्वविद्यालयों में, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है? क्या इसी तरीके से आप हिंदी के प्रोफेसर बनाएंगे जिस तरीके का पेपर बन रहा है? ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, जो भी हिंदी का विद्यार्थी हो, जो भी हिंदी का, अगर वो इंटरमीडिएट किया है बच्चा, वो भी हिंदी का इसको देखेगा तो भी कहेगा बहुत त्रुटि है। और आयोग में बैठे लोग खुद देखें, और जिन्होंने पेपर बनाया है, ईश्वर करे उनके तक ये ज़रूर वीडियो पहुँचे। और उनसे मेरा यही एक सवाल है कि क्या इसी तरीके से आपने हिंदी पढ़ रखी है, इसी तरीके से हिंदी का अध्ययन कर रखा है, आप इसी तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं? खैर, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने सही हुए।